कहते हैं कि अपमान वह चिंगारी है जिसको अगर सही दिशा मिल जाए तो मशाल बंद कर इंसान को रोशनी की तरह आगे बढ़ा सकती है, और अगर नहीं मिले तो इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। और यह अपमान इंसान के आत्मसम्मान को छोड़ता है और व्यक्ति को साबित करने के लिए मजबूर कर देता है कि वह कितना सक्षम है और कितना काबिल है। जरा सोचिए, अगर यह अपमान न हुआ होता तो क्या कालिदास आज कालिदास कहलाते, या फिर गांधी गांधी होते, या अंबेडकर क्या आज अंबेडकर बन पाते? शायद नहीं। तो हमारी कहानी के नायक भी ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने अपमान के चलते दुनिया ही बदल दी। और जब पूरा समाज जाति, धर्म, अंधविश्वास और ऊंच नीच के दलदल में घिरा हुआ था, तब इस आदमी ने अपने विचारों की मशाल से ही समाज के अंधविश्वास को दूर किया। और न दौलत की कोई अवस्था, बस इसका एक ही सपना था कि एक ऐसा समाज जहां इंसान को एक इंसान समझा जाए, जहां नारी को बराबरी का हक मिले, क्या शिक्षा हर एक द्वार तक पहुंचे। इनके बारे में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बार कहा था कि भारत बुनियादी क्रांति के पहले महापुरुष थे। उस समय उन्होंने महिला शिक्षा की बात की, जब महिलाओं को रसोई की चौखट से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। उस समय जाति की बेड़ियों को तोड़ा गया, जब निम्न जाति के लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता था। दोस्तों, अगर यह आज से तकरीबन 1000 साल पहले पैदा हुए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता। वह महापुरुष कोई और नहीं बल्कि हमारे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। आज हम इन्हीं क्रांतिवीर के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया। मैं विजय वैद्य, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जगह पुणे, महाराष्ट्र। साल 1827, तारीख थी 11 अप्रैल। इसी दिन ज्योतिबा देवता का सालाना मेला भी लगता था और इसी दिन एक साधारण परिवार में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ज्योतिबा देवता के सम्मान में इस बच्चे का नाम रखा गया था ज्योतिराव फुले। जन्म के समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह बच्चा बड़ा होकर भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनने वाला। यह बच्चा एक माली जाति के परिवार में जन्मा था। माली जाति को उत्तर भारत में सैनी के नाम से जाना जाता है। माली जाति की बहुत सारी उपजातियां हैं, जिनमें सैनी, रामी, फूल, फुलेरिया, मरार, मात्राकार, काछी, कुशवाहा, हरदया और सूर्यवंशी जैसी कई उपजातियां शामिल हैं, जो मंडल आयोग और कई राज्यों की सूची में पिछड़ी जाति के रूप में भी शामिल है। माली पारंपरिक रूप से फल और सब्जी उगाने का काम करते थे और जाति व्यवस्था इन्हें शूद्र श्रेणी में रखा करती थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह जानकारी क्यों दी जा रही है। मैं सच कहूं तो अगर यह बच्चा माली परिवार में न पैदा हुआ होता तो इसके साथ भेदभाव नहीं हुआ होता और इसका अपमान भी नहीं हुआ होता। शायद यह महात्मा ज्योतिराव फुले कभी नहीं बन पाता। हालांकि यह कहा जा सकता है कि भेदभाव के खिलाफ ज्योतिराव के लड़ने की ताकत उनके खून में ही थी, क्योंकि उनके परदादा ने भी अपने समय में जातिवाद ब्राह्मण के खिलाफ विद्रोह किया। ज्योतिराव के परदादा सतारा से 40 किलोमीटर दूर कटगुन, वहाँ एक गांव था। गांव में चौगुला का मतलब है निम्न श्रेणी के ग्राम अधिकारी। यह उस ग्राम अधिकारी के रूप में काम करते थे और इस समय तक इनका परिवार उन्हें गोहरे उपनाम से पुकारा जाता था। गोहरे फूले में कैसे बदल गया, जल्द ही आपको इसका पता चलेगा। यह तो समय था जब निचली जातियों के खिलाफ अन्याय अपने उच्चतम स्तर पर था। इस गांव में पेशवा काल में ब्राह्मण राजस्व अधिकारी दलित और किसान पर तरह तरह के जुल्म ढाया करते थे। इसी अन्याय का शिकार हुए थे ज्योतिराव के परदादा। अब ज्योतिराव के परदादा ने देखा कि इस अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई था ही नहीं, बचाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने शोषण का अंत करने के लिए उन राजस्व अधिकारियों की हत्या कर दी और खुद की जान बचाने के लिए
अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और ये अपने 3 बेटों के साथ पुणे के खानवाड़ी गांव में आ गए। आर्थिक तंगी तो थी ही, लेकिन यहाँ किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। एक फूल वाले ने इन्हें तीनों भाइयों को अपने यहाँ पर काम पर लगा लिया। इसने इन भाइयों को फूल उगाने और सजाने के हुनर में माहिर बना दिया। इतना माहिर बन गए कि इनको शाही दरबार के लिए भी काम मिलना शुरू हो गया। इनका काम इतना बढ़िया होता था कि खुद पेशवा बाजीराव द्वितीय इनके काम से बहुत प्रभावित हुए थे और इनको इनके इनाम के दौर पर 35 एकड़ जमीन दी थी, वह भी टैक्स फ्री। इनकी कला इतनी मशहूर हो गई कि इन्होंने अपना उपनाम गोहरे से फूले यानी फूल वाला रख लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में आपकी पहचान आपकी जाति ही होती है, हुनर की पहचान नहीं होती। हुनर चाहे जितना भी हो, आगे चलकर यह जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ज्योतिराव फुले के पिता गोविंद राव को खेती और फूल बेचने का ही काम करना पड़ा। समय के साथ गोविंद राव ने चिमनाबाई से विवाह किया, जिनसे उनके 2 बेटे हुए, जिनमें ज्योतिराव सबसे छोटे थे। दुर्भाग्यवश चिमनाबाई का निधन हो गया और जब ज्योतिराव मात्र 1 साल के थे तो गोविंद राव को माली बिरादरी वालों ने बहुत समझाया कि बच्चों की जिम्मेदारी को देखते हुए आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। इस प्रकार से सगुनाबाई क्षीरसागर ने ज्योतिराव को पाल पोस करके बड़ा किया। अब ज्योतिराव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अब बारी थी उनकी शिक्षा की, लेकिन उन दिनों माली समाज में शिक्षा को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती थी और जो भी पुणे शहर के मराठी पंडित होते थे वह अपने घर में ही केवल उच्च जाति को ही, उच्च वर्ग के बच्चों को ही संस्कृत, व्याकरण और तर्क शक्ति का न्याय दर्शन इत्यादि की शिक्षा देते थे। दलित और निम्न जाति के बच्चों को कौन पूछता था, उनको शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था। बहरहाल यह ब्रिटिश राज्य का समय था और ब्रिटिश ईसाई धर्म प्रचारकों ने पुणे में कई अंग्रेजी स्कूल खोले और इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ऐलान किया कि अब भारत की शिक्षा नीति बदलेगी। सन 1835 का वो दिन था 7 मार्च। लॉर्ड विलियम बेटिंग का मकसद था भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से जोड़ना। अब जरा सोचिए कि जिस देश की जड़ें सदियों से रूढ़ियों में जमी हुई हो, वहाँ यह बदलाव कितना आसान था। बहरहाल ज्योतिबा फुले अब तकरीबन 7 से 8 साल के हो चुके थे। अब इनके पिता गोविंद राव ने मराठी पढ़ने और सामान्य ज्ञान व हिसाब किताब करने लायक पढ़ाई के लिए मिशनरी स्कूल में इनको भर्ती करा दिया। लेकिन यह बालक ज्योतिराव को पहली बार जातिगत भेदभाव का सामना भी करना पड़ा, जहां कट्टरपंथी हिंदू निम्न और शूद्र जाति के विद्यार्थियों को स्कूल से निकालने के ऊपर तुले रहते थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी उस समय की मानसिकता इस प्रकार की थी कि ब्राह्मणवादी मानसिकता लोगों के इशारे पर शूद्र बच्चों के नाम काट दिए जाते थे। ज्योतिराव की पढ़ाई भी इसीलिए बीच में रुक गई और ज्योतिराव अब अपनी खेती पर सब्जी भाजी और फूल की खेती इत्यादि करने लगे। लेकिन किस्मत को ज्योतिराव के लिए कुछ और ही मंजूर था। स्कूल छोड़ने के बाद ज्योतिराव आगे बढ़े और आगे बढ़ने और पढ़ने में उनकी जो ललक थी वो कंटिन्यू बनी रही। सगुणाबाई जिन्होंने इनको पाल पोस करके बड़ा किया था, उन्होंने बालक ज्योतिराव को घर में ही पढ़ने में मदद की थी। ज्योतिराव दिन में खेतों में काम करते थे और जो बचा हुआ समय होता था उसमें वहाँ किताबें पढ़ते थे। ज्योतिराव के ज्ञान चक्षु अब खुल रहे थे और लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होने लगे थे। और अब ज्योतिराव लगभग 14 साल के हो चुके थे और समाज की परंपरा के हिसाब से उस समय विवाह 14 साल की आयु में हो जाता था, तो उनका विवाह 8 साल की सावित्रीबाई से हो गया। लेकिन पढ़ाई की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। ज्योतिबा फुले दिन में खेत में हल चलाते थे और रात में किताब पढ़ने के लिए दिए की लौ जलाते थे। कुछ सालों बाद पड़ोसी गफ्फार बेग, जो उर्दू फारसी के जानकार थे, और पादरी लेजिट, दोनों इन होनहार बालक में कुछ खास नजर आने लगा। साल था 1841। उन्होंने ज्योतिबा को फिर से स्कूल में पढ़ने के लिए हौसला दिया
और ज्योतिबा फिर से स्कूल में दाखिल हो गए। यह स्कूल था स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल। किस्मत ने करवट ली और ज्योतिबा की पढ़ाई अच्छी करने के लिए एक बार फिर से उन्हें मौका मिला। यहाँ तक कि ज्योतिबा ने अंग्रेजी में भी कमाल करके दिखाया। जब परीक्षा के नतीजे आए तो उन्होंने टॉप कर हर किसी को हैरान कर दिया। साल था 1847। महज 20 साल के थे। उन्होंने इस दौर की 7वीं कक्षा यानी अंग्रेजी स्कूल की ग्रेजुएट पढ़ाई पूरी कर ली थी। पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले की आंखें सवालों से भर चुकी थी। उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म हो या फिर इस्लाम, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। बाइबिल पढ़ो या कुरान पढ़ो, किसी को कोई एतराज नहीं। तो फिर हिंदू धर्म के ग्रंथों पर धर्म के ठेकेदारों के पहरे क्यों? आर्य ब्राह्मणों ने वेदों और मनुस्मृति को निचली जातियों से अछूता क्यों बना रखा है? ऐसे सवाल तीर बनकर उनके मन में चुभने लगे। जवाब पाने के लिए उन्होंने खुद को झोंक दिया ज्ञान की आग में। उन्होंने बुद्ध का दर्शन पढ़ा, रामानुजाचार्य की विचारधारा को अपनाने का प्रयास किया, उनमें डूबे और उनमें रामानंद और बसवेश्वर की शिक्षाओं को आत्मसात किया। गुरु नानक, संत कबीर, संत दादू, हर महान संत की वाणी में उन्होंने मुक्ति की राह देखी। लेकिन संत तुकाराम की गाथा, ज्ञानेश्वरी भगवत धर्म कथाएं सबको उन्होंने पढ़ लिया, पर वो नहीं रुके। गीता, उपनिषद, पुराण, इन सब का भी एक एक पन्ना पलट डाला। शिवाजी महाराज की वीर गाथा से लेकर जॉर्ज वाशिंगटन तक उन्होंने हर जीवन गाथा को अपने विचारों का एक हिस्सा बना लिया। प्रोफेसर विल्सन जॉन्स जैसे विद्वानों की हिंदू धर्म पर लिखी गई किताबें उन्होंने पढ़ डाली। इस ज्ञान मंथन ने तो उनके भीतर चिंतन का एक तूफान झकझोर के खड़ा कर दिया और उनके अंदर एक क्रांति का बीज पल रहा था। हिंदू धर्म के अंदर तक घुसी हुई ऊंच नीच की, जात पात की जंजीरें, अंधविश्वासों की मोटी दीवारें, यह सब उनके मन को मथने लगी थी। वह समझ गए थे कि धर्म का असली मकसद आत्मिक विकास है, मानवता की सेवा है। वर्ण व्यवस्था की खोखली नींव, धार्मिक पाखंड, जातिवाद, यह सब उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना था। उनकी सोच में अब चिंगारी पैदा हो चुकी थी और यह चिंगारी थी बदलाव की। यह चिंगारी थी बराबरी हासिल करने की। उन्होंने साफ साफ समझ लिया था कि शिक्षा की वह चाबी है जो मानवता के बंद दरवाजों को खोल सकती है। जब तक शिक्षा नहीं, तब तक इंसान अंधकार में भटकता रहेगा। अब यह चिंगारी बदलने लगी थी, सदी की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की आग में। लेकिन अभी ज्योतिराव फुले को एक और अपमान का सहना बाकी था, जिसने इस आग में घी का काम कर दिया था। साल था 1848। उनके जीवन में एक और मोड़ आया और इस साल ज्योतिबा फुले अपने परम मित्र सखाराम हरि परान जपे की बारात में शामिल हुए। ज्योतिबा, जो कि माली समाज से थे, अपने मित्र के साथ आदरपूर्वक बारात में चल रहे थे। लेकिन यह दृश्य उन कट्टर उच्च वर्ग के लोगों को रास नहीं आया और वे बिफर उठे। उन्होंने उग्र स्वर में एक प्रश्न पूछा, एक शूद्र ब्राह्मणों की बारात में कैसे आ गया? माली का बेटा है तो अपने घर में फूल माला पिरोए, यहाँ क्यों आया? पवित्र ब्राह्मणों की बारात को अपवित्र करने के लिए सरेआम लोगों के सामने इस प्रकार का अपमान ज्योतिबा के लिए असहनीय था। यह एक साधारण अपमान नहीं था, यह एक समाज की गहरी बीमारी का लक्षण था। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी आपको पार्ट 2 में दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।